हेलो स्टूडेंट। मैं अब क्लास 4 का फोर्स एंड वर्क जो चैप्टर नंबर 14 है उसको शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए और अपना अपना बुक अपने मोबाइल के सामने रख लीजिए और इसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है फोर्स एंड वर्क, पहले समझते हैं इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब पहले समझ लेते हैं। फोर्स और वर्क में क्या अंतर है। देखिए, जैसा कि आपको अगर फोर्स अगर लगाते हैं तो कहाँ से लगाते हैं, आपके पास एनर्जी है तो ही लगा पाते हैं। और अगर फोर्स लगाते हैं तो वर्क होता है कि नहीं। चलिए, अगर फोर्स वर्क होता है, फोर्स लगाने से अगर वर्क होता है तो आपने फोर्स लगाया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम फोर्स लगाते हैं और वर्क ना हो। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं ये बोल रहा हूँ। चलिए, इसको आप ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको आगे देते हैं। हम पढ़ते हैं अपने आगे की जो टॉपिक्स है उसको यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि बहुत लोग बोलते हैं कि फोर्स लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स जो है वो हम डेली लाइफ में जो भी वर्क करते हैं उसमें हमारा फोर्स हमसे कुछ ना कुछ लग ही जाता है। जैसे आप पेंसिल को साफ करते हो अपने शार्पनर से, या फिर जो भी आप लिखते हो पेंसिल से उसको आप इरेजर से इरेज करते हो, या फिर अपने बैग को उठा करके स्कूल में आते हो, साइकिल चलाते हो, कोई भी अगर एक्टिविटी करते हो उसमें फोर्स लगता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ फोर्स की, तो आते हैं उसके अगले टॉपिक पर, जैसे कि व्हाट इज़ फोर्स। तो ए फोर्स इज पुश और ए पुल। कुछ समझे नहीं? चलो देखो, एक जो फोर्स होता है बोला जाता है कि अगर किसी चीज़ को हम धक्का दें मतलब पुश करें, या फिर किसी चीज़ को खींचे मतलब कि पुल करें, तो उसे हम फोर्स कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को पुश कर दे रहे हैं या पुल कर दे रहे हैं, इसका मतलब कि हमने उसके ऊपर क्या फोर्स लगाया। चलिए, इसके रिगार्डिंग एक आपको वीडियो दिखाते हैं। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कैसे ये खुल रहा है, कैसे इसको बंद किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पुश किया जा रहा है तो खुल रहा है, पुल किया जा रहा है तो भी खुलेगा। अगर आप अंदर है तो पुश करेंगे, और आप बाहर हैं तो उसको पुल करेंगे तो खुलेगा। तो इस सब में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है और एनर्जी लग रहा है। जैसे आप मान लीजिए वैक्यूम क्लीनर से कुछ चीज़ साफ़ कर रहे हैं या कोई चीज़ आप बजा रहे हैं, इन सारे चीज़ों में एक्चुअली कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। सपोज़ देखिए यहाँ पे, जैसे हम किसी चीज़ को पुल करें या किसी चीज़ को पुश करें तो ही उसमें फोर्स लग रहा है। इसको हमने पुल कर रहा है, पहले वाले इमेज। दूसरे वाले इमेज देखिए, हम नींबू को निचोड़ रहे हैं, यहाँ पे ग्लास को निचोड़ रहे हैं, जो ये एलुमिनियम कैन है उसको मैं निचोड़ रहा हूँ। या किसी भी तरह के अगर उसको हम एग्जर्ट कर रहे हैं जहाँ पे उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है, तो वहाँ पे हमने मान रहे हैं कि वहाँ पे हमने कुछ फोर्स लगाया है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, सबसे लास्ट वाले फिगर में, जहाँ पे एक लड़की जो है अपने बॉल को बैग को खींचते हुए चली जा रही है, दूसरा एक लड़का पुशिंग कर रहा है वो भी खींचते हुए ले जा रहा है, एक पुलिंग कर रहा है अपने तरफ खींच रहा है। मतलब जो दो लड़के हैं वो पुशिंग कर रहे हैं, मतलब ढकेलते हुए जा रहा है, पहला लड़का खींच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लड़का ने दूसरे लड़के को बॉल फेंक रहा है, दूसरा कुछ मिट्टी लेकर के एक चक्के पे आगे जा रहा है। ये सब दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्स। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, हमने कैसे बोतल को कंप्रेस किया और उसके अंदर का जो मटेरियल था वो आगे निकला। आगे क्यों निकला, बाहर क्यों निकला? क्योंकि उसके पास कुछ फोर्स लगा। जैसे कि आपका आगे देख के चलिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको मैंने ऊपर उछाला, फिर ये ऊपर से नीचे फिर मेरे ही हाथों पे आया। इसके ऊपर एक हमने ऊपर फेंका तो वहाँ पे एक फोर्स लगाया, और उसके बाद से ऊपर से नीचे आने में एक ऐसा फोर्स लगा जो कि नीचे आया, और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे हमने अभी वीडियो में आपको दिखाया कि कोई भी चीज़ को कोई खींच कर रहा है यानी पुल कर रहा है, या किसी चीज़ को कोई धक्का दे रहा है यानी पुश कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है तभी वो हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं पुशिंग एंड पुलिंग इज कॉल्ड फोर्स, या फोर्स इज ए पुश और ए पुल। यानी कि आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं या किसी चीज़ को खींच रहे हैं, वही फोर्स है। बात को समझ रहे हैं? अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट डज ए फोर्स डू। एक फोर्स क्या करता है, बल क्या करता है? तो ए फोर्स कैन मेक ए बॉडी मूव, ए फोर्स कैन स्टॉप समथिंग दैट इज मूविंग। जैसे कोई चीज़ अगर रेस्ट में है, रेस्ट मतलब रुका हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो अगर उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो मूव करना शुरू कर देगा। अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो उसका मूवमेंट रुक जाएगा और वो
अंततः वो रेस्ट में आ जाएगा। अगे ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूवमेंट। एक फोर्स जो है किसी भी मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे आपने फुटबॉल खेला होगा या खेलते हैं, आप देखते हैं कि जब एक प्लेयर ने फुटबॉल को जब किक करता है, पैर से मारता है, तो दूसरा प्लेयर भी किक करता है, लेकिन पहले प्लेयर किसी दूसरे डायरेक्शन में करता है तो दूसरा प्लेयर उसके दूसरे डायरेक्शन में कर देता है। तो पहले प्लेयर क्या था, जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल रुका हुआ है तो रेस्ट में है, उसने क्या किया, उसको किक किया, उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसने मोशन में आ गया। दूसरा प्लेयर जब उसको किक किया तो मोशन में हुआ था, मोशन में पहले से ही आ गया था जब फर्स्ट प्लेयर ने उसको किक किया। सेकंड प्लेयर ने क्या किया, उसी मोशन का डायरेक्शन बदल दिया। वो मोशन मान लो कि गोल की तरफ जा रहा था और उसने उसको मार के दूसरी तरफ लेकर चला गया। तो ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। एक जो फोर्स है, एक जो बल है, वो मूवमेंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, गति के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए बॉडी। और एक फोर्स जो है किसी भी वस्तु की आकार को बदल सकता है, उसके शेप को बदल सकता है। सपोज आप जो वाटर बोतल यूज करते हैं उसको आप कस के दाबिए, जितना बल आपसे लग सके उतना आप लगाएं, आप देखेंगे कि उसका जो फोर्स जो पहले था, जो उसका जो शेप जो पहले था वो अब नहीं है, उनका जो शेप है पहले से बदल चुका रहेगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो फोर्स चार चीज़ें करते हैं। पहला चीज़, फोर्स किसी भी रेस्ट बॉडी को मूवमेंट में लेकर आ जाती हैं और किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप में लेकर आ जा सकती हैं। जैसे आपने क्रिकेट खेला होगा जिसमें आपने किसी भी प्लेयर के द्वारा मारे गए बॉल को आप कैच करते हैं, तो जब वो बैट से हिट करता है तो उस टाइम पे वो मोशन में आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसको कैच करके अपने हाथों से रोक लेते हैं तो उस टाइम में वो चीज़ रेस्ट में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को मोशन से रेस्ट में लेकर आने में भी फोर्स लगता है और किसी को रेस्ट से मोशन में भी लेकर जाने में भी फोर्स लगता है। तीसरा, किसी भी मूवमेंट बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने में भी फोर्स लगता है, जिसमें फुटबॉल का एग्जांपल दिया। और चौथा, हम किसी फोर्स के द्वारा हम किसी भी बॉडी का साइज को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोतल या वाटर बोतल का आपको एग्जांपल दिया। अगला हमारा टॉपिक है फोर्सेस अराउंड अस। हमारे चारों तरफ से कौन कौन फोर्सेस हैं, कैसे लगते हैं, आप अगर लगाते हैं तो आप कैसे महसूस करेंगे कि हाँ ये फोर्स लग रहा है मेरे द्वारा, उसके बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे जैसे आपके बुक में दिया है, वी यूज फोर्सेस ऑल द टाइम, समटाइम्स वी यूज देम डायरेक्टली बाय यूजिंग आवर मसल्स, समटाइम्स वी एक्सर्ट देम विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और टूल्स। हम लोग हमेशा फोर्स को लगाते हैं, कभी हम उसे डायरेक्टली अपने मसल से, अपने हाथों से, अपने शरीर के सहायता से उस फोर्स को लगा देते हैं, या फिर कुछ समय हम किसी मशीनों या किसी औजारों के द्वारा हम किसी दूसरे बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले फिगर में देखते हैं जहाँ पे एक पेज को फाड़ा जा रहा है, यहाँ पे हम अपने बॉडी से फोर्स लगाए हैं जो कि पेज को एक फाड़ने में, ठीक है, तो एक्सर्टिंग फोर्स डायरेक्टली। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि हम मेरे द्वारा ये डायरेक्टली फोर्स यहाँ पे लगाया गया है इस पेज के ऊपर फाड़ने में। दूसरे फिगर में आते हैं, दूसरे फिगर में बोल रहा है कि एग्जर्टिंग फोर्स थ्रू ए मशीन और टूल्स। यहाँ पे जो फोर्स लगाया गया है वो अपने ही हाथों से लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे किसी दूसरे औजार या किसी दूसरे मशीन के द्वारा लगाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा औजार आप देख सकते हैं, इसका नाम बताइए जल्दी। चलिए, हाँ सही बोले, कैंची। देयर आर अदर फोर्सेस डैट एक्ट ऑन अस और अराउंड अस ऑल टाइम। अब और भी सारे फोर्सेस हैं जो आपको महसूस नहीं होते लेकिन हैं, जो कि आपके ऊपर हमेशा लग रहे हैं, नॉन स्टॉप आपके ऊपर लग रहे हैं। जैसे जिसमें से पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम सुने हैं ना इसका पहला, जो धरती के द्वारा खींचा जाता है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ऑल बॉडीज पुल्स अदर बॉडीज विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जितनी सारी बॉडीज़ हैं वो किसी दूसरे बॉडी से, कोई एक बॉडी, समझिए इस मेरे बातों को, कोई एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई एक ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल है आपके पास, एक दूसरे व्यक्ति के पास भी एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल, आपके पास जो बॉल है वो दूसरे व्यक्ति के हाथों में बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपको महसूस नहीं हो रहा है बट वो लगा रहा है। और उसके व्यक्ति के पास जो बॉल है वो इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, वो भी उसको नहीं, ना ही आपको महसूस हो रहा है बट वो लगा रहा है। और इसी तरह के फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर हम इसको कैसे फील कर सकते हैं? यस, आप फील कर सकते हैं, हम इसको जैसे आगे पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
Okay, this force is exerted even when the bodies do not touch. So you exert a force on the things in your room, on your friends, and so on, and they do exert in the force on you. Then why do you not feel this force? This is because the force is very very weak. Only very heavy bodies like planets exert like a large gravitational force. Their gravitational force is also called gravity. हाँ, अब इसमें ये फोर्स जो है, जितना कम वजन का वस्तु रहेगा, जितना कम मास का वस्तु रहेगा, उतना ही कम लगेगा। और ये जो अगर वस्तु, जो अगर बॉडी या जो ऑब्जेक्ट जितना अधिक वजन का होगा, जितना अधिक मास का होगा, उस पे उतना ही लगेगा। तो आप बताइए कि आपका वज़न ज़्यादा है या फिर आप जिस प्लैनेट पे हैं, किस प्लैनेट पे? अर्थ पे। हाँ, उस प्लैनेट का वज़न ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है? हाँ, सही बोले, अर्थ का ज़्यादा है। अब अर्थ का ज़्यादा है तो कौन ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अर्थ या आप? निश्चित है अर्थ ही लगाएगा। चलिए, तो अगर अर्थ अगर लगा रहा है फोर्स, तो आप उसको महसूस किए? करते हैं ना। जैसे मान लो कि आप कोशिश किए हो कभी थोड़े से ऊंचे जगह से नीचे जंप करने की। हाँ, क्या हुआ, ऊपर निकल गए? नहीं, नीचे आए। क्यों? क्योंकि नीचे ने आपको एक फोर्स खींचा, एक ऐसा फोर्स खींचा जो कि आप मान लीजिए कि आप एक बॉडी हो गए और एक दूसरा बॉडी अर्थ हो गया। तो आप अर्थ को फोर्स नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना मास नहीं है जितना मास अर्थ के पास है, जितना वजन अर्थ के पास है उतना वजन आपके पास नहीं है। इसलिए ना अर्थ ने आपको खींच लिया। ठीक है, अगर अर्थ से भी बड़ा मास वाला अगर कोई अर्थ के आसपास आ जाएगा तो अर्थ उसमें चला जाएगा। ठीक है, अभी बस आपको इतना ही समझना है कि जैसे कोई चीज़, जैसे पेड़ पर आपका मैंगो फरा हुआ है। ठीक है, मैंगो के पेड़ पे मैंगो हुआ है और वहाँ से मैंगो पक जाता है और नीचे गिरता है। नीचे ही क्यों गिरता है? जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक मैंगो का जो वज़न है वो अर्थ के वज़न से बहुत कम है, बहुत कम। इसलिए वो अर्थ मैंगो के ऊपर नहीं गिर सकता है, इसलिए मैंगो अर्थ के ऊपर गिरता है। ठीक है, बातें समझ में आई होगी। चलिए ठीक। द अर्थ ग्रेविटी होल्ड्स अप firmly to the ground. It pulls down things thrown into the air. It even keeps the air in the atmosphere from flying up. मतलब अर्थ का जो ग्रेविटी है वो हमें पकड़ के रखता है, क्योंकि हम एक वस्तु, अर्थ एक वस्तु, हमसे ज़्यादा वजन का अर्थ है, इसलिए वो हमको पकड़ के रखता है। सपोज अगर वो हमको पकड़ के नहीं रखता तो क्या होता? हम ऊपर स्पेस में, नाम सुने हैं ना, अंतरिक्ष में, उधर खो जाते, निकल जाते इस धरती से बाहर, स्पेस में घूमने लगते हैं हम, पूरा हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता। चलिए चलिए, अभी मैंने जो बताया उसको आप एक एक्टिविटी से फील कर सकते हैं। एक रबड़ आपको लेना है। हाँ, वो रबड़ जो आप कोई भी मिठाई खरीदने जाते हैं तो मिलता है ना डब्बा को बांधने के लिए, उस टाइप का रबड़। ठीक है, और आपको 2 लॉक लेनी है, मतलब 2 ताले को लेनी है। एक ताला थोड़ा हल्का होना चाहिए, दूसरा ताला आपको भारी होना चाहिए। ठीक, और जैसे इसमें रबड़ को उस ताला में फंसाया है वैसे आपको फंसा लेना है। फिर दोनों हाथों में उस ताला को ऐसे लटका के देखना है। देखिएगा दोनों जो रबड़ होने चाहिए सेम साइज़ का होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा कौन सा रबड़ में तनाव आ रहा है, कौन सा रबड़ ज़्यादा नीचे तक लंबा हो रहा है। ठीक है, तो निश्चित सी बात है जो भारी वाले ताले उसमें जो रबड़ होगा ना वही ज़्यादा लंबा होगा, वही ज़्यादा लंबड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो वज़न है ना, जिस दोनों तालों में से, तो जो भारी वाले ताले हैं ना उसी का जो रबड़ है वो ज़्यादा लंबड़ेगा क्योंकि उसका वज़न भारी है। और मैंने अभी बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा लगता है जिसका वज़न ज़्यादा हो। तो यहाँ पे वज़न जिसके पास कम है वो कम लंबड़ेगा, जिसका वज़न ज़्यादा है वो ज़्यादा लंबड़ेगा। अब बात समझ गए। चलिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने के बाद से अब बारी आती है फ्रिक्शन फोर्स की। जी हाँ, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है? अब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया ना कि ये बिना किसी 2 ऑब्जेक्ट में लगता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। आप समझो 2 ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आकर के टच होते तो लगता है, या बिना टच हुए लग जाता है? नहीं समझे? मतलब जैसे मान लीजिए कि वो मैंगो का मैंने एग्जांपल दिया था, मैंगो पेड़ पे है और ज़मीन पर गिर जाता है, तो क्या वो ज़मीन उसमें जाकर के उसको पकड़ के लेकर थोड़ी ना आता है नीचे? ज़मीन जहाँ पे है वहीं पे रहता है, अर्थ जहाँ पे वहीं पे रहता है और मैंगो ऊपर से नीचे आ जाता है। लेकिन फोर्स फ्रिक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रिक्शन में जब तक फ्रिक्शन भी
किसी दो सरफेस के बीच में लगती है, किसी दो सतह के बीच में लगती है। आप बोल सकते हो किसी एक, जैसे हर एक वस्तु का अपना अपना सतह होता है। सपोज आप जिस मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं उस मोबाइल का अपना सतह है ना, देखो पीछे पीछे का सतह है, आगे का भी सतह है, ठीक है। वैसे ही अगर फ्रिक्शन की मैं बात करूँ तो इसमें जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाता है। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो सरफेस एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स बिना संपर्क में आए लगेगा। बात समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन फोर्स का मेन मकसद क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का मेन मकसद होता है मोशन को रोक देना। ये मोशन कराना नहीं चाहता है, मोशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे पढ़ते हैं, गिवन ए स्मॉल बॉक्स ए पुश ऑन द floor, it will move and then come to a stop. A force brings to a stop. This force is called friction and it opposes motions. आप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट ले लीजिए जो एक डिब्बा टाइप में होगा ना, गोल, उसको ले लीजिए और जहाँ पे बैठे हैं ना वहाँ से उसको हल्का सा प्रेस करके उसको करिए। तो प्रेस करके उसको पुश करिए, ठीक है। आप देखेंगे जब पुश करेंगे मतलब धक्का देंगे उसको, तो कुछ दूरी तक चल के फिर वो रुक जाएगा। अब ये किस लिए रुक रहा है? ध्यान से सुनिए, किस लिए रुक रहा है? क्योंकि इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो रुकता नहीं, ये आगे बढ़ते चला जाता तब तक जब तक कि इसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। और बाहरी फोर्स अगर नहीं लगता तो ये अनंत समय तक चलता ही चला जाता। और अगर रुक रहा है तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो सतह है नीचे वाला, वो उस ऑब्जेक्ट को जिस पे रखे हैं उसके ऊपर वाला सतह, इन दोनों सतह आपस में लॉक हो जा रहे हैं जो कि इसको रोक दे रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ए फोर्स ब्रिंग्स इट टू ए स्टॉप, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन एंड इट अपोजिट मोशन। वह फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को धक्का देने के बाद रुक गया, वह फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को धक्का देने के बाद रोक दिया, उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और ये मोशन के अपोज रहता है, मोशन के खिलाफ रहता है, मोशन कराने नहीं देता है। मतलब इसका डायरेक्शन में बताऊं तो जिस डायरेक्शन में आप मोशन लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा, ठीक है। दिस मीन्स फ्रिक्शन ट्राइज टू स्टॉप मूव थिंग्स एंड इट ऑल्सो ट्राइज नॉट टू लेट अ बॉडी स्टार्ट मूविंग। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रिक्शन जो है किसी भी वस्तु को मूवमेंट से रोक देता है और ये किसी भी बॉडी को मूवमेंट कराने नहीं देता। मतलब अगर कोई वस्तु मूवमेंट कर रहा है तो उसके मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा या रोक देगा। और अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा या रहना उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएगा ताकि ये मोशन में ना जाए, उसको मोशन से रोकेगा। बात समझ आ रहा है? जैसे पैराग्राफ आगे में क्या लिखा है कि फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस। जैसे कि मैं पहले बताया था कि फ्रिक्शन जो है दो सरफेस के बीच में लगता है, लाइक द फ्लोर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स। जी बॉक्स का लोअर सरफेस जो कि नीचे आपको फ्रिक्शन रेड कलर का दिख रहा है ना एरो, वहाँ का सरफेस, और ये बॉक्स जिस भी सतह पे रखा होगा, जैसे मान लो कि आप टेबल पे रखे हैं तो टेबल का ऊपरी सतह और ये बॉक्स का निचली सतह, ये दोनों सतह एक दूसरे से टच हैं, तो ये दोनों सतह के बीच में क्या लगेगा? वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। बातें समझ में आ रही है? इट इज़ ग्रेटर व्हेन द सरफेस आर रफर और सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू मेक अ बॉक्स मूव ओवर रफ ग्राउंड देन ओवर ए स्मूथ फ्लोर। और ये फ्रिक्शन फोर्स कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, तो इस बातों को ध्यान से सुनिए। अगर ये सरफेस, ये दोनों का सरफेस अगर रफ है तो वो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा रफ सरफेसेस होंगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, और जितना कम रफ सरफेस होंगी उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। तो जितना कम फ्रिक्शन लगेगा ऑब्वियस सी बात है कि उतना ही अच्छी से मूवमेंट होगी, ठीक है। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। ईच फ्रिक्शन गुड और बैड, क्या जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अच्छा है या बुरा है? देखते हैं। फ्रिक्शन कैन बी बैड फॉर मशीन्स दैट हैव मूविंग पार्ट्स। फ्रिक्शन जो है वो उन सारे मशीनों के लिए बहुत बुरा है जो कि हमेशा घूमते रहते हैं। जैसे आपका साइकिल का चेन, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमेशा आप क्या लगाते हैं? साइकिल वाला तेल लगाते हैं ना, ताकि बढ़िया से चले। आप नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, इसके सारी पार्ट्स जाम होने लगती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन उसे क्या करता है? मूवमेंट करने नहीं देता है। इसलिए उसे हम तेल डालते हैं ताकि उसका वो जो दोनों सतह वो स्मूथ हो जाए, मतलब प्लेन हो जाए, और वो मूवमेंट हो आसानी से हो, क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा तो मूवमेंट आसानी से होगा।
That is why people oil their sewing machines and bicycles while make surface smooth which reduce frictions. इसलिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मशीनों में, जितने सारे मशीन जो मूवमेंट करने वाले होते हैं उसमें बारी बारी से समय समय पर उसमें ऑयल डाला करते हैं, उसमें ग्रीसिंग किया करते हैं ताकि वो उसके ऊपर फ्रिक्शन अधिक ना हो. फ्रिक्शन मतलब रफिंग सरफेस. अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन होगा, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं होगा. तो सरफेस को स्मूथ करके रखते हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो. अब फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट बहुत बढ़िया से होगा. Okay, which reduce friction. People also smear powder over carom boards to reduce the friction. This makes the striker and counter move smoothly. आपने एक चीज नोटिस किया कि जब आप फ्रिक्शन जैसे कि आप कैरम बोर्ड खोलते हैं तो वहाँ पे कुछ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं ना. हाँ, वो पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि आपका जो स्ट्राइकर है वो आप उसको बढ़िया से स्ट्राइक करें. जब स्ट्राइक करे तो कुछ ज़्यादा स्पीड में आपके वो कैरम बोर्ड के ऊपर मूव करे ताकि अधिक से अधिक जो उसमें सब गोटी होती हैं वो होम में चली जाए. ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं. फिर इसके बाद से जो टॉपिक्स है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे. तो इन जितने भी टॉपिक को पढ़े आप एक बार से फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और इसको कल पढ़ते हैं. ठीक.